हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअसली टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस वजह से लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम वो कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। कॉमन कॉन्सेप्ट कहने का मतलब क्या है? कॉमन कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ये है कि ये वो चीज़ है जो मैकेनिक्स में भी मिलती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिलती है। तो अगर आपने वहां मिस किया है तो कोई बात नहीं है, यहां अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये जो लेक्चर है ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देगा, मैकेनिक्स के से भी रिलेटेड और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी रिलेटेड। तो बेसिकली हम बात क्या करने वाले हैं? हम बात करने वाले इस लेक्चर में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो एंड तक देखते रहें और बेहतरीन अंदाज में आपको समझ में आएगा कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या क्या चीजें पॉसिबल है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन सर मैकेनिक्स में ये कैसे काम करेगा? मैकेनिक्स में इस वजह से काम करेगा क्योंकि आपने वहां पर समझा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि जी कांस्टेंट था। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, और वो ए कांस्टेंट और जी कांस्टेंट ये दोनों का बिहेवियर सेम होगा। इस वजह से जी अगर ले रहे हैं तो ये मैकेनिक्स में भी काम देगा, ए अगर ले रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम देगा। दूसरी चीज हम बात करने वाले हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स हमने वहां भी पढ़ा था, वर्क पावर एनर्जी में, मैकेनिक्स में पढ़ा था क्लास 11 में, और यहां भी हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स तीन तरह के होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपने वहां पढ़ा था क्लास 11 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि यहां पढ़ेंगे, और तीसरा स्प्रिंग फोर्स जो आपने 11th में पढ़ा था। तो ये तीन तरह के कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो इसके बिहेवियर को समझेंगे, इसके फॉर्मेट को समझेंगे कि किस तरह के फॉर्मेट्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो इन तक बने रहे और बेहतरीन अंदाज में आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए। फील्ड, अच्छा सर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या है? तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो चीज है, अगर मान लीजिए लाइंस पैरेलल है, लाइंस क्या है? पैरेलल है। लाइंस अगर पैरेलल है, ठीक है, ये लाइंस पैरेलल है। दूसरी चीज इक्वली स्पेस्ड है, इक्वली स्पेस्ड है। अगर लाइंस आर पैरेलल, मतलब इफ लाइंस आर पैरेलल, इस स्टेटमेंट को मैं लिखता इस वजह से हूं ताकि आप नोट्स बनाओ, या मैं कह भी सकता हूं इफ लाइंस आर पैरेलल, या आप लिखते चलो, मैं बोल दे रहा हूं वक्त बचेगा। इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल है, ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल है, इफ लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, एंड इक्वली स्पेस्ड, इक्वली स्पेस्ड, अगर इक्वली स्पेस्ड भी है, देन इट रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट रिप्रेजेंट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसा है तो वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? लाइंस पैरेलल भी है और इक्वली स्पेस्ड भी है। अगर ऐसा है तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, ये अगर कांस्टेंट है, ठीक है भैया, ये अगर कांस्टेंट है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स लगेगा फोर्स अपॉन क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? एफ अपॉन क्यू। तो एफ अपॉन क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, एफ अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब एफ अपॉन क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यूई। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूई। लेकिन यहां पर अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला लेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट एक्चुअली में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एफ की जगह हमने प्लेस कर दिया क्यू, तो एक्सेलरेशन जो इस पर लगेगा वो लगेगा क्यू ई अपॉन एम, और ये एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये एक्सेलरेशन क्या होगा? ये एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रही है? ये एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहां तक की कहानी समझ में आ रही है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल बात थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स अपॉन क्यू भी कांस्टेंट होगा,
और फोर्स को हमने एम में पुट कर दिया, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ कहता ही यही है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू ई, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा क्यू ई अपॉन एम, और एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। ये थी पहली बात। अब दूसरी बात कि इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करूं, जैसा कि आपने मैकेनिक्स में पढ़ा था कि अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर मैं किसी मास को प्रोजेक्ट करता हूं तो उसका पाथ कैसा होता है, तो पैराबोलिक पाथ वहां पढ़ा था। यहां भी जाहिर सी बात है पैराबोलिक होगा, लेकिन हम उस चीज को थोड़ा रियलाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे कि किस तरह से पैराबोलिक पाथ हो सकता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अब इसमें हमने एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। जाहिर सी बात है कितने तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसका मतलब पॉजिटिव टू निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाती है, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को इसमें भेज दूं, पैरेलल भेजा, मतलब थीटा कितना है, 0 डिग्री, हमने सीधा भेजा तो ये सीधा निकल जाएगा, स्ट्रेट लाइन पकड़ के निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा, स्ट्रेट लाइन पकड़ के निकल जाएगा, स्ट्रेट लाइन पकड़ के निकल जाएगा। ये वही बात है कि अगर मैं इसे ड्रॉप करूं या ऐसे फेंकूं तो ये सीधा नीचे चला जाएगा। लेकिन वही अगर मैं इसे ऐसे फेंकूं, नॉर्मली प्रोजेक्ट करूं, नॉर्मली प्रोजेक्ट करूं, नॉर्मली प्रोजेक्ट करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड से नॉर्मली प्रोजेक्ट करूं, तब क्या होगा, तब इसका पाथ क्या होगा। अब एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। मैं चाहता तो क्वेश्चन देकर फिर आपसे पूछता फिर बताता, लेकिन मैं चाह रहा हूं डायरेक्ट आपको कंक्लूजन दे दूं ताकि आप आगे के लिए दिमाग में रखें। यहां देखिए कहानी समझ में आ गई। अब एक पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है कि जब भी फोर्स कैसा हो, कांस्टेंट, फोर्स कैसा हो, कांस्टेंट, कांस्टेंट फोर्स, जब भी फोर्स कांस्टेंट हो तो जो पाथ होगा वो दो तरह का होगा। पाथ कितने तरह का होगा, दो तरह का, दो तरह का होगा, या तो स्ट्रेट लाइन, या तो स्ट्रेट लाइन, एकदम दिमाग में रख लीजिए, या तो स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोलिक, या फिर क्या होगा, पैराबोलिक, या तो स्ट्रेट लाइन होगा या फिर क्या होगा, पैराबोलिक। ठीक है, क्या होगा, पैराबोलिक। तो सर स्ट्रेट लाइन कब होगा और पैराबोलिक कब होगा, ये है कि जब वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच का एंगल के बीच थीटा, के बीच थीटा, के बीच का थीटा अगर 90 डिग्री है, सॉरी 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, मतलब पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये दिमाग में रखिए। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 डिग्री है, 0 या 180 मींस पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये कहानी यहां भी है और ये कहानी मैकेनिक्स में भी था। अगर मैं इसे ऐसे फेंकूं तो एक्सेलरेशन नीचे, और अगर मैं ऐसे फेंक रहा हूं तो वेलोसिटी भी किधर है, नीचे। अगर मैं ऐसे फेंक रहा हूं तो एक्सेलरेशन भी नीचे, वेलोसिटी भी नीचे। इस वजह से ये सीधे जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, फ्री फॉल, जिसे क्या कहेंगे, फ्री फॉल, सीधा चला गया। बात समझ में आ रही है ना। और अगर मान लीजिए ऊपर फेंकूं, ऊपर प्रोजेक्ट करूं सीधा, तो ये सीधा जाएगा, रुकेगा अपने मैक्सिमम पॉइंट पर, फिर वापस आएगा, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। कब, जब फोर्स कैसा हो, कांस्टेंट। और फोर्स कांस्टेंट कहने का मतलब अल्टीमेटली क्या कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, अल्टीमेटली एक्सेलरेशन कांस्टेंट की बात हो रही है। तो यहां आपने देख लिया, हमने 0 डिग्री से फेंका, स्ट्रेट जाएगा। अगर वहीं मैं इसे ऐसे फेंकूं, वापस फेंकूं पॉजिटिव को, तो ये ऐसे जाएगा और फिर वापस हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन पैराबोलिक होगा, तो पैराबोलिक की कंडीशन क्या है, पैराबोलिक की कंडीशन है एनी एंगल, दोनों के बीच में एनी एंगल, एनी एंगल एक्सेप्ट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री बिटवीन v वेक्टर एंड a वेक्टर। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का कुछ भी हो, 0 और 180 छोड़कर, तो उस केस में हम जो पाथ होगा चार्ज पार्टिकल का या मास का, वो क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा।
बात समझ में आ रही? उस केस में क्या हो जाएगा? पैराबोलिक हो जाएगा। थीटा 0 हो या 180 हो, इस दो को छोड़कर कुछ भी हो, कुछ भी मींस कुछ भी, तो पाथ क्या हो जाएगा? पैराबोलिक। पाथ क्या हो जाएगा? पैराबोलिक। अब जैसे देखिए मैंने इसे फेंका इस तरह 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, तो अल्टीमेटली ये कैसा चला जाएगा? ये चला जाएगा ऐसे, ऐसे जाकर ऐसा चला जाएगा। तो ये ऐसा क्या हो? ये पैराबोलिक बात हुआ। तो नोट वाली बात क्या है? नोट वाली बात ये है जो आपके दिमाग में रहेगा, नोट करने वाली बात ये है कि वेलोसिटी always tries to achieve the direction of acceleration। ये बात दिमाग में रखना है। और इस तरह से आपको सवाल अगर दे दे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें पाथ कौन सा होगा, बात समझ में आ रही? पाथ कौन सा होगा? तो पाथ हमेशा दिमाग में रखिए कि वेलोसिटी हमेशा क्या चाहती है? वेलोसिटी हमेशा ये चाहती है कि वो एक्सेलरेशन वाले रास्ते को अचीव कर ले। यस, बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट समझ में आया। तो जब भी हम प्रोजेक्टाइल मतलब कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मींस फोर्स कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन जब भी कांस्टेंट होगा तो पाथ दो ही तरह के होंगे, या तो स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला। तो स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या है कि दोनों के बीच का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। और अगर इसको छोड़ करके कुछ भी है, कुछ भी, तो कुछ भी जब होगा तो उस केस में जो पाथ हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक हो जाएगा। और दिमाग में ये रखना है कि वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट को नोट कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्जर्वेटिव फोर्स, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से देखिए, पहले नोट कर लो इसे फर्स्ट क्लास अंदाज में। बस एक प्लेट है, ठीक है, ये 2 प्लेट रखे गए, ठीक है, 2 प्लेट रखे गए। इन प्लेट का लेंथ L है। इन प्लेट की लेंथ कितनी? L। इसे ऊपर दिखाओ। इन प्लेट की लेंथ कितनी? L, ठीक है। और इस पर है पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज और इस तरफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये दूरी D है, ये दूरी कितनी है? D। 2 प्लेट्स है और दोनों प्लेट की लंबाई L है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? D। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें किधर से किधर होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इसमें एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया नॉर्मली, इसमें एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया नॉर्मली। तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा v वेलोसिटी से, और जब ये ऐसे जाएगा, नॉर्मली हमने प्रोजेक्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, नॉर्मली हमने प्रोजेक्ट किया, तो जाहिर सी बात है ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा और ऐसे ऊपर चला जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे ऊपर चला जाएगा। पैराबोलिक पाथ है। तो हमें इस y, तो ये मान लीजिए कि y है, ठीक है, ये y है, और ये क्या है? मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी है ना, जैसे ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी मान लीजिए? x मान लीजिए, जो भी है x है और ये y है। तो हमें इसका रिलेशन निकालना है y और x का। v और q, मान लीजिए इसका चार्ज कितना है? q, और मास कितना है? m। तो हमें रिलेशन निकालना है y का qmv के टर्म में, सिंपल। अब ध्यान से देखो, सिंपल कहानी है इसमें। ये 2 डायमेंशनल मोशन हो गया, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो हम इसे 2 हिस्से में तोड़ लेते हैं, सिंपल, एकदम आसान है, सस्ता काम कर रहे हैं हम। इसे हमने क्या किया? 2 हिस्सों में तोड़ लिया, 2 हिस्सों में तोड़ लिया। एक हो गया x और एक हो गया y। अब पैरामीटर्स लिख लेते हैं। अलोंग x क्या क्या है? अलोंग x क्या क्या है? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स भी ऊपर ही होगा, तो एक्सेलरेशन भी ऊपर ही होगा, ठीक है। तो x की तरफ क्या? x की तरफ एक्सेलरेशन ax कितना है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? 0। लेकिन vx है, ux है, एक्सेलरेशन x के अलोंग 0 है, ux है, और डिस्टेंस कितना है? x भी है। तो टाइम कितना लगा? हम टाइम निकाल सकते हैं। चूंकि जब एक्सेलरेशन नहीं है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम x, टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? x,
और वेलोसिटी कितनी है ux। ये हमने टाइम निकाल लिया सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस यूज करके, अलोंग एक्स एक्सिस यूज करके हमने टाइम निकाल लिया। अब निकाल लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखिए, अलोंग वाई एक्सिस की तरफ हम काम कर रहे हैं, वाई एक्सिस की तरफ। क्या एक्सेलरेशन वाई एक्सिस की तरफ है? हाँ है। कितना हो जाएगा? तो Q मास कितना है इसका, Q इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, E अपॉन M। ये तो अभी जस्ट हमने पढ़ा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना है, QE अपॉन M। उसके बाद फोर्स एक्सेलरेशन इतना लग रहा है। क्या इनिशियल वेलोसिटी है? नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन है, ये है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है y। तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। खेला खत्म, खेला खत्म है। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वैल्यूज पुट करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा। s एक्चुअली में क्या है, ये हम अलोंग y के लिए काम कर रहे हैं। तो अलोंग y के लिए x क्या हो गया, s क्या हो गया, y। u तो है नहीं, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ a y t स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू कितना हो गया, y इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया पूरा, 0 उड़ा दो, हाफ। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं QE अपॉन M, QE अपॉन M। और t स्क्वायर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो t स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन ux का होल स्क्वायर, अब ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू, इसमें से कांस्टेंट कौन कौन है, इसमें से कांस्टेंट निकाल लो। हाफ कांस्टेंट हो गया, q कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, और जो वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया वो भी कांस्टेंट है, डॉट एक्स स्क्वायर। ओ हो, ये तो पूरा कांस्टेंट है। तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ओ हो। ध्यान से अगर आप देखें तो आपको फील होगा कि सर ये तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ये तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, तो ये तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। बात समझ में आ रही, ये तो इक्वेशन ऑफ क्या है, पैराबोला। बात समझ में आई। तो जब भी ये आपने देख लिया, ये तो प्रॉपर एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला का, जिससे हमने ये निकाल लिया कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला आएगा जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में अदर देन 0 और 180 प्रोजेक्ट करेंगे, है ना, चार्ज पार्टिकल को, तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए फर्स्ट क्लास अंदाज में। अब हम लोग बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, फटाक से नोट कर लो, इसे नोट कर लीजिए, एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास होने वाला है, ध्यान से देखते चलिए। कंजर्वेटिव फोर्स एकदम आपके काम की चीज है, मैकेनिक्स में भी काम देगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम देगा। तो एकदम दिमाग में बैठा के रखिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन किया जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी चीजें आसान करती है, तो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए काम करती है। और कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं 3 तरह के, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं 3 तरह के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, पोटेंशियल स्प्रिंग फोर्स। तो ये 3 फोर्स ऐसे हैं जो कंजर्वेटिव है। तो जाहिर सी बात है कि इस तीनों की जगह कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगी, यही घिसी पिटी कॉन्सेप्ट तीनों जगह रिपीट होगी। तो क्यों ना इसे एक ही जगह अच्छे से पढ़ ले और बाकी के 2 टॉपिक चुटकी में उड़ा दें। तो इन तक देखें, फर्स्ट क्लास अंदाज में समझ में आने वाला है। तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, तो सिंपल, कंजर्वेटिव फोर्स उसे कहते हैं कि जिस फोर्स के लिए वर्क डन, मैं लिखूंगा नहीं, ज्यादा बोलूंगा, इसलिए ध्यान से समझो, नोट करना है तो लिखते चलो, ठीक है, नोट्स बनाना है अगर तो। कंजर्वेटिव फोर्स उससे कहते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा जो फॉर्मेट आपको समझाना है कि कैसे पहचाने सर की कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, ये मेन मुद्दा है, ये मेन फोकस है मेरा इस वीडियो में आपको बताने का। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिस फोर्स के लिए वर्क डन किस पर डिपेंड करेगा, पोजीशन पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिसके लिए वर्क डन पोजीशन पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन position, not the position, and independent of path। बात समझ में आ रही। कितने तरह का कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो 3 तरह का कंजर्वेटिव फोर्स होता है। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा स्प्रिंग फोर्स, और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा क्या होना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में आ रही? तीसरा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये तीन तरह के कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अब ध्यान से देखना है, हमें समझना है फॉर्मेट। ठीक है, कितने तरह का फॉर्मेट, कितने तरह का होता है। तो फॉर्मेट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, जिससे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। फॉर्मेट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, जिससे क्या बनेंगे? न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मेट क्या है? ध्यान से देखिए, फॉर्मेट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अब ध्यान से देखें तो हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। किससे समझेंगे? एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? तो पहला एग्जाम्पल देखें। पहला एग्जाम्पल, हमने मान लिया कि हमारे पास फोर्स दिया गया है एफ वेक्टर। ठीक है, एफ वेक्टर दिया गया। एफ वेक्टर कितना दिया गया है? तो एफ वेक्टर दिया गया है आपको, मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप। ये एफ वेक्टर दिया गया है। ये क्या दिया गया है? एफ वेक्टर दिया गया। एक सेकंड में देख लो, बोर्ड पर की चीजें क्लियरली दिख रही हैं। ठीक है, तो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा? कितना दिया गया है? 2i कैप प्लस 3j कैप। अब मान लीजिए इसे ओरिजिन से ले जाना है। यहां ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0, और यहां ले जाना है किसी पॉइंट पर जिसका कोऑर्डिनेट है 2,4। ठीक है, वर्क डन कितना होगा? तो हमें पता है ना वर्क डन। अब ध्यान से देखिए, फाइंड वर्क डन कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए, वर्क डन का फॉर्मूला आता है इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब ध्यान से देखिए, इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है, तो एफ वेक्टर, और चूंकि dr एक पोजीशन वेक्टर है, dr क्या है? एक पोजीशन वेक्टर, और इस वेक्टर के अंदर x भी है, y भी है, z भी है, तो ये पोजीशन वेक्टर। तो जाहिर सी बात है, इस पोजीशन वेक्टर को तोड़ के लिख दो। तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? dx i कैप प्लस dy j कैप, क्योंकि y तक j कैप ही तक है, इसलिए j कैप तक ही लिखा। अगर यहाँ z भी होता तो यहाँ मतलब कि k कैप भी होता तो और बढ़ा देते, k कैप तक इसे भी लिख देते। तो चूंकि यहाँ आई जे है, इसलिए हमने भी आई जे तक ही रखा। अब ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं आप, इस एफ वेक्टर को लिख दो। एफ वेक्टर की वैल्यू क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप। उसके बाद डॉट है तो डॉट डाल दो। उसके बाद क्या डाल दो? dx i कैप प्लस dy j कैप। अब ध्यान से देखिए, आपको तो पता है, आप समझदार आदमी हैं, समझदार बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आई सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाता है और अदर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है ना। तो आई डॉट आई 1 होगा लेकिन आई डॉट जे 0 हो जाएगा। तो क्यों हम 0 दूसरे वाले को करके वक्त अपना जाया करें? सिंपल, W बराबर क्या हो जाएगा? तो 2dx, ठीक है, आई डॉट आई 1 हो गया। उसके बाद प्लस 3dy, इसे भी इंटीग्रेट करना है, और कहां से कहां तक? तो x का कोऑर्डिनेट देखिए, x y, तो 0 से 2 तक, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0 से 4। अब ध्यान से देखिए W, तो 2 बाहर, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, तो क्या आ गया? 2x, और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 2, प्लस 3 बाहर, y का dy का इंटीग्रेशन y, तो कहां से आ गया? 0 से 4। तो W वर्क डन कितना आ गया? 2, और अपर लिमिट रखेंगे, घटाएंगे लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, और ये कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12। तो वर्क डन कितना आ गया? वर्क डन आ गया 16 जूल। अब इसमें समझने वाली बात ये है, ठीक है, समझने वाली बात ये कि ये पहला फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में अगर आप ध्यान से देखें, इस फॉर्मेट में, तो हेयर नोट करने की चीज ये थी कि जो फोर्स है वो क्या था? 2i कैप प्लस 3j कैप। तो नोट करने की चीज ये थी कि ये फोर्स और ये फोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई किसी का फंक्शन नहीं है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। फोर्स ना ही x पर डिपेंड कर रहा है, ना ही y पर डिपेंड कर रहा है, ना ही z पर डिपेंड कर रहा है। प्रॉपर वैल्यू दी गई कि x के अलोंग 2 है और y के अलोंग 3 है। इस वजह से फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। इस वजह से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो पहला फॉर्मेट, फर्स्ट फॉर्मेट क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्मेट इज
फर्स्ट फॉर्मेट, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, फर्स्ट फॉर्मेट, force is constant, force is equal to constant, it is conservative force, it is conservative force, it is कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ में आ रही है? अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। तो पहला फॉर्मेट समझ में आ गया? यस सर, कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, वो कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम उसे कौन सा फोर्स कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। बात समझ में आ रही? पहले इतना फटाक से नोट कीजिए, फिर दूसरे फॉर्मेट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। फटाक से नोट कर लो इसे। इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर आई कैप, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये सेकंड फॉर्मेट है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये सेकंड फॉर्मेट। कहानी वही है, ओरिजिन से कहां ले जाना है, 2,4 और वर्क डन निकालना। तो फॉर्मूला वही, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो डी आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, डी एक्स आई कैप और प्लस डी वाई जे कैप। अब एफ वेक्टर को पुट कर दो यहां पर, तो अब थोड़ी रफ्तार में एफ वेक्टर को क्या पुट करेंगे, तो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट डॉट डाल दीजिए, और कितना हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब ध्यान से देखो, सेम वाले का कितना हो जाएगा, सेम वाले का हो जाता है 1, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कितना आ गया, वाई डी वाई। लिमिट कहां से कहां तक, तो x का 0 से 2 और 0 से 4, तो कितना आ गया, ये एक्स क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक, तो 3 को बाहर कर दो, 3 को बाहर कर दिया और लिमिट डाल दिया 0 से 2 प्लस इसमें से कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर, तो 1/2 बाहर कर दिया वाई स्क्वायर, और कहां से कहां तक, 0 से 4 तक, तो ये कितना हो गया 1/3। अपर लिमिट रखेंगे, घटाएंगे लोअर लिमिट, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8/3, और इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16/2 मतलब 8, तो एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 24 और 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32/3 जूल। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी वर्क डन निकल कर आ गया। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे, पहला फॉर्मेट मैंने क्या बताया, फोर्स अगर कांस्टेंट है तो कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा फॉर्मेट क्या है, फोर्स अगर, अब ध्यान से देखिए, फोर्स अगर एफ वेक्टर अगर इस तरह दिया, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, अगर इस फॉर्मेट में, मतलब कि x i के साथ, मतलब i के साथ एफ एक्स आई कैप, मतलब क्या, एफ एक्स आई कैप मीन्स i के साथ x का फंक्शन, i के साथ x का फंक्शन, एफ वाई जे कैप, इसका मतलब क्या, मीन्स j के साथ y का फंक्शन, और एफ जेड के कैप मीन्स k के साथ z का फंक्शन। अगर इस फॉर्मेट में है तो फोर्स कैसा हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा कंजर्वेटिव। अगर इस फॉर्मेट में है तो फोर्स कैसा हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। क्योंकि जो वर्क डन होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। आप ए से ओरिजिन से ए पर आप कैसे भी ले जाओ, सीधे ले जाओ, घुमा के ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, पोजीशन पर डिपेंड करेगा। तो ये दो फॉर्मेट, पहला फॉर्मेट मैंने बताया आपको कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। सेकंड फॉर्मेट मैंने क्या बताया आपको कि अगर फोर्स इस फॉर्मेट में है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, तो इस केस में भी फोर्स कैसा हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। और तीसरा फॉर्मेट क्या है, देखिए पहले उसे नोट कर लीजिए फर्स्ट क्लास अंदाज में। चलिए फटाक से जल्दी देखिए, 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, ये फोर्स दिया गया है। और कहानी वही है, ओरिजिन मतलब 0,0 से a तक ले जाना है आपको 2,4। वर्क डन निकालेंगे, फाइंड वर्क डन कितना होगा, तो इसे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिख लो सॉल्यूशन। वर्क डन का फॉर्मूला आपको अभी जस्ट हमने बताया, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो एफ डी आर मतलब कि एक बार एफ लिख दो, कितना आएगा, 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिखेंगे हम 2xy, आई वाले को आई वाले के साथ, तो क्या हो जाएगा 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी वाई जे डॉट जे
ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये इंटीग्रेट होगा क्या, ये इंटीग्रेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां x के साथ dx तो है लेकिन y भी है और एक और वेरिएबल है, यहां x स्क्वायर है और dy है, मतलब x स्क्वायर है और ये क्या है, dy है। तो x वेरिएबल एक अलग चीज है, dy वेरिएबल एक अलग चीज है, तो ये इंटीग्रेट यहां से तो नहीं होगा। तो हम इसके लिए कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ध्यान से देखिए हम क्या काम करेंगे। तो dy, तो हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन अगर दोनों में से हटा दें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। दोनों को हमने एक टर्म कर दिया, दोनों को हमने क्या किया, एक टर्म कर दिया, मतलब इससे ये हटा के दोनों को हमने एक टर्म कर दिया। यहां तो इंटीग्रेट हो नहीं रहा था, तो हमने इस पैटर्न से, इस फॉर्मेट से या इस स्टेप से इस स्टेप पर आ गए। अब इसे क्या करें? तो एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। आपको जैसे यहां दिया गया है 2xy dx, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, अगर ये दिया गया तो हम क्या करेंगे, इसे पार्शियली इंटीग्रेट करें, पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे, पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx और कंसीडर कर लेंगे y कांस्टेंट है, कंसीडर कर लेंगे क्या कांस्टेंट है, कंसीडर y इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसको हम क्या करेंगे, पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx और y को कांस्टेंट मान लो, तो कितना आएगा ये, अगर मैं y को कांस्टेंट मान लूं तो 2y बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, x dx। तो x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 चला गया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर y। तो इसका पार्शियली इंटीग्रेट ये आ रहा है। अब सेम चीज इसके साथ करो, तो हमने यहाँ dx को पार्शियली इंटीग्रेट किया, अब यहाँ पर dy को पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे। तो dy को जब हम पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे तो किसे कांस्टेंट मानेंगे, एक्स स्क्वायर को मानेंगे। यहां हमने x को इंटीग्रेट किया पार्शियली, तो y को कांस्टेंट माना है। तो यहां अगर हम dy को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मानेंगे, तो x कांस्टेंट बाहर कर लो, एक्स स्क्वायर, तो dy का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। अब ध्यान से देखो दोनों का पार्शियली इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों मतलब इस टोटल के जगह चूंकि दोनों का पार्शियल इंटीग्रेशन ये आ रहा है, तो हम इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई, है ना, क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर वाई, और यहां क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। सर डी क्यों लगाएंगे, इसलिए डी लगाएंगे कि ध्यान से अगर आप देखो कि डी एक्स स्क्वायर वाई, अगर आप ध्यान से देखो तो इसे आप इंटीग्रेट करो, डी एक्स स्क्वायर वाई को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो यूवी, ये यू और मतलब मल्टीप्लाई में है तो यूवी वाला फॉर्मेट लगेगा। तो यू मान लीजिए एक्स को और वाई को मान लीजिए वी, तो वी बाहर वाई बाहर, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, वी बाहर u का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर, हाँ u बाहर v का डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया। अब ध्यान से देखो तो ये कितना आ जाएगा, 2, इसका आ जाएगा 2x, तो लिख दिया हमने 2xy, इसका क्या लिख दिया 2xy, और ये कितना आ गया, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखिए तो डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स है, डी एक्स को उधर भेज दें तो अल्टीमेटली आपके पास जवाब क्या बचेगा, डी एक्स स्क्वायर वाई उधर चला गया, तो ये कितना आ गया 2xy dx प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई। अब ध्यान से देखिए क्या यही था, ध्यान से देखो तो क्या यही तो है, यही तो था, यही तो है, यही तो है 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। इसको हमने क्या लिख दिया, डी एक्स स्क्वायर वाई। ये d कहां से आया ये समझ में आया, एक्स स्क्वायर वाई कहां से आया ये समझ में आया, एक्स स्क्वायर वाई आया। हमने दोनों को पार्शियली इंटीग्रेट किया, दोनों को हमने पार्शियली इंटीग्रेट किया है, इसमें dx को इंटीग्रेट किया y को कांस्टेंट मान करके, इसमें हमने dy को इंटीग्रेट किया x को कांस्टेंट मान करके, और दोनों की वैल्यू सेम आई। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए ऐसा करने पर, तो आपको पहली फुर्सत में समझ जाना है कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल वाला फॉर्मेट है, परफेक्ट डिफरेंशियल वाला फॉर्मेट है। और अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो कि पार्शियल इंटीग्रेट करने पर दोनों की वैल्यू अलग अलग आए, तो समझ जाइए कि वो परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है, इसका मतलब वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अगर पार्शियली इंटीग्रेट करने पर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो समझ जाना है कि वो क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल। तो एक्स स्क्वायर वाई आ गया, तो हमने इस पूरे की जगह एक्स स्क्वायर वाई क्यों लिखा, तो एक्स स्क्वायर वाई को अगर आप वापस से डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको वही वैल्यू मिलेगी, लेकिन इक्वल में क्या मिलेगा,
डी एक्स स्क्वायर वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई आ गया। अब हमने इस एक्स स्क्वायर वाई को मान लिया कि लेट एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या चीज, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, यहां पर करता हूं, लेट एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया के, एक्स स्क्वायर वाई को हमने के मान लिया। तो अब इसका इंटीग्रेशन वर्क डन हो जाएगा डी के, और डी के की इंटीग्रेशन डी के का क्या हो जाएगा के। अच्छा लिमिट कैसे लिखेंगे, तो लिमिट लिखना भी देख लो, W आ गया इंटीग्रल डी के, ठीक है। लिमिट कैसे लिखेंगे, तो x की वैल्यू डालो 0, कहां से कहां तक था 0, तो x की वैल्यू 0 और कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 0 है तो लोअर लिमिट हो गया 0, क्योंकि दोनों का 0 ही है। और इसका कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और फिर उसके बाद y है तो 4 4 जा कितना हो गया 16, 4 4 जा कितना हो गया 16। सर ये आपने कैसे किया, यहां पर एक बार x की वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब 2 की स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, फिर मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 4 2 4 4 जा 16, 16 आ गया। डीके का इंटीग्रेशन के, लिमिट डाल दीजिए 0 से 16, तो वर्क डन कितना आ गया 16 जूल, वर्क डन कितना आ गया 16 जूल। तो इस तरह से मैंने आपको ये भी बता दिया कि फॉर्मेट कितने तरह के हैं। पहला कांस्टेंट फोर्स होगा तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, दूसरा फोर्स अगर मान लीजिए एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप के फॉर्मेट में होगा तो भी क्या हो जाएगा, तो भी आपको वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और तीसरा फोर्स अगर परफेक्ट डिफरेंशियल है, मतलब इस फॉर्मेट में है, परफेक्ट डिफरेंशियल है सर ये कैसे पता करेंगे, दोनों को पार्शियली इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू dx और विद रिस्पेक्ट टू dy। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो समझ जाना परफेक्ट डिफरेंशियल है, मतलब वो कंजर्वेटिव फोर्स है। फिर आगे का काम करना जैसा मैंने बताया और फिर आपको रिजल्ट निकल जाएगा। तो 3 तरह के कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, बात समझ में आ रही है। अब चौथा जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसे हम देख लेते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो पाथ पर डिपेंड करता है, पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जांपल क्या है उसका, फ्रिक्शन एग्जांपल है। बात समझ में आ रही है, तो यहां तक की कहानी बेहतरीन अंदाज में समझ में आ गई होगी। इसका नेक्स्ट लेक्चर यहां डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ये वो सेगमेंट था जो मैकेनिक्स में भी काम देता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम देता है, इसलिए इसका समझना जरूरी है, तभी आप आगे के पोर्शन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।